चलिए बेटा, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस देख रहे थे, उसके बाद को अब आगे बढ़ाते हैं। बेटा नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस से गुजरने वाली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस है उसको रिप्रेजेंट करने वाली एक फिजिकल क्वांटिटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नंबर ऑफ लाइंस के बराबर है, मैं ये कह रहा हूँ कि नंबर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करने वाली क्वांटिटी है। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा है तो उस जैसे मान लीजिए किसी सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर ज़्यादा है तो इस बात का अर्थ ये हुआ कि उस सरफेस से गुजरने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ज़्यादा होंगी। अगर किसी सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम है, इस बात का ये अर्थ हुआ कि उसमें से गुजरने वाली नंबर ऑफ लाइंस कम होंगी। अगर किसी सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं गुजर रहा, इट मीन्स दैट कि उसमें से कोई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं गुजर रहा। तो यू कैन से कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो रिप्रेजेंट कर रही है किसी भी सरफेस से गुजरने वाली नंबर ऑफ लाइंस। सो यू कुड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स represents number of electric line of forces passing through a surface। किसी भी सरफेस से गुजरने वाले बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं उसको रिप्रेजेंट करती है। कहने का अर्थ बेटा ये है कि अगर आपका मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर ज़्यादा है, इसका मतलब उस सरफेस से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो है उनका नंबर भी बेटा ज़्यादा है। अगर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम है तो इस बात का अर्थ ये कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का जो नंबर है बेटा वो कम है। अगर किसी सरफेस से गुजरने वाला आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा अगर ज़ीरो ही है तो उस केस में से ऑफ कोर्स जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस उस सरफेस से गुजर रही है बड़ा उनकी संख्या भी ज़ीरो है। तो आप ऐसे रफली कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं उनको उनकी संख्या और हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बड़ा ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल टाइप्स है। अब आप कहोगे सर इस बात को डिफाइन कैसे करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कैसे करें? करते हैं बेटा, सुनना। मान लीजिए कि बेटा मेरे पास ये एक छोटा सा सरफेस है, ये बड़ा ही सरफेस है छोटा सा, इसका थोड़ा सा एरिया है। लेट्स से मेरे बच्चे एरिया वेक्टर इज एरिया इज ds। एरिया वेक्टर जो है वो हमेशा ही बेटा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर जो है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। तो अगर आपका एरिया ऐसे है तो एरिया वेक्टर जो होगा वो हमेशा बेटा सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा ऐसे। दिस इज योर ds वेक्टर। मान लीजिए कि यहां पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है, लेट्स से मेरे बच्चे दैट एंगल इज थीटा। मैं लिख भी दूं, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, नहीं बेटा एरिया वेक्टर। एरिया से बड़ा फील आती है सरफेस के अलोंग। एरिया वेक्टर जो है वो बड़ा हमेशा सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। फेयर इनफ। नाउ अब इसमें से जो गुजरने वाला फ्लक्स है उसको डिफाइन करते हैं बेटा, करेंगे। अब एक चीज़ देखना बेटा, अगर मेरे पास ये एरिया है और अगर ये एरिया का एरिया वेक्टर है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट आएगा सरफेस के अलोंग जिससे आप बेटा बोल सकते हो कि ई साइन थीटा। एक है बेटा एरिया वेक्टर की तरफ, बेटा वो मेरे पास है ई कॉस थीटा। ज़रा इस बात को सोचो कि ये जो ई साइन थीटा है उसके कारण तो किसी प्रकार के कोई लाइन जो है वो इस सरफेस को क्रॉस ही नहीं कर रही। मान लो कि ई कॉस्टा होता ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ ई साइन थीटा ही होता, तो उस केस में तो क्या होता है कि आपके सरफेस होती ऐसे और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो होती ऐसे। और अगर वो ऐसे होती तो ऑफ कोर्स बेटा जी कोई भी लाइन उस सरफेस को क्रॉस ही नहीं करती। तो आप कह सकते हो कि ये जो ई साइन थीटा है ये तो किसी भी लाइन को इस सरफेस से गुजारने के लिए जिम्मेदार रेस्पॉन्सिबल है ही नहीं। नंबर ऑफ लाइंस जो इस सरफेस को क्रॉस कर रही हैं उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट है। कौन सा बेटा? ये वाला कंपोनेंट। ये वाला जो कंपोनेंट है इसके कारण कोई लाइन सरफेस से नहीं गुजरेगी, सिर्फ और सिर्फ बेटा जी इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो इस तरफ है उसके कारण कोई ना कोई लाइन इस सरफेस से गुजरेगी।
सो यू कुड से कि सर ई साइन थीटा इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर any electric line of force to cross the surface. Fair enough. और ये जो हमारी E cos थीटा है बेटा, it is responsible for electric line of force टू क्रॉस द सरफेस. बेटा सरफेस को क्रॉस करने के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है बेटा वो ई कॉस थीटा है. इस बात को अकाउंट में लेते हुए हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन कर रहे हैं बेटा, छोटा सा एरिया है तो बेटा फ्लक्स भी छोटा सा, तो बेटा मैंने इसको डी फाई लिख दिया है. फाई बेटा साइन है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा. एरिया छोटा है तो बेटा फ्लक्स छोटा है, तो मैंने उसको डी फाई लिख दिया. दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्मॉल सरफेस. दिस इज electric flux passing through surface ds. और बेटा इसकी डेफिनेशन बहुत ही क्लियर सी है, मैं इसको ऐसे डिफाइन कर रहा हूं बेटा, e cos थीटा इंटू डी एस, या बेटा ऐसे बोल दूं e पैरेलल इंटू डी एस. बेटा e पैरेलल का अर्थ समझ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो आपके एरिया वेक्टर के पैरेलल है. बेटा किसके पैरेलल है? एरिया वेक्टर के पैरेलल है. इसे मेरे बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज ई इंटू डी एस इंटू कॉस ऑफ थीटा, या बेटा दैट इज ई डॉट डी एस. बेटा ई डॉट डी एस ये बेटा अपना फ्लक्स है. कोई भी बेटा इस सरफेस से अगर फ्लक्स निकालना हो बेटा ये आपका फ्लक्स है. फेयर इनफ. कोई बच्चा कहते कि अगर मान लीजिए सर सरफेस बड़ी है, लार्ज सरफेस है, सर अगर लार्ज सरफेस है तो उस केस में क्या होगा बेटा, लार्ज सरफेस है तो ऑफ कोर्स फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, और जो फ्लक्स होगा वो कैसे निकालेंगे, कैसे छोटे 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 एरियाज लेते रहेंगे, उनमें छोटा 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 जो फ्लक्स है वो निकालते रहेंगे, उन सारे सारे फ्लक्स को जोड़ लेंगे. जोड़ना मीन्स समेशन इंटीग्रेशन. सो यू कुड से कि पूरा फ्लक्स निकालना हो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई एंड दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस. बेटा दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस. बेटा ई डॉट डी एस तो सही बात है, याद करो बेटा कि मैंने कभी ना कभी ई डॉट डी एल भी लिखाया था. जब ई डॉट डी एल लिखाया था तो उसका नाम हमने निकाला था लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या नाम निकाला था? लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसका भी आप एक नाम निकाल सकते हो, दिस इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इसका इंटीग्रल किसके साथ है बेटा? सरफेस के साथ. ई डॉट डी एल लिखा था तो लाइन इंटीग्रल बोला था. आप कह सकते हो दिस इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. बेटा ये आपका फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन है. तो कभी इस तरह के शब्द आ जाएं ई डॉट डी एल, ई डॉट डी एस, तो घबराने की जरूरत नहीं बेटा. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि यार ई डॉट डी एल मतलब बेटा आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ई डॉट डी एस आपका सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. बढ़िया डेफिनेशन बेटा. यहां से बेटा इस फ्लक्स के बारे में कोई बातें लिख सकते हो, बता सकते हो तो बता दो. आप बोलोगे सर सबसे पहली बात स्केलर है तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है. डॉट प्रोडक्ट का एक नाम और होता है क्या बेटा? स्केलर प्रोडक्ट. नाम स्केलर प्रोडक्ट होता है इसलिए क्योंकि इन दोनों के प्रोडक्ट से जो रिजल्ट है बेटा वो क्या आता है? स्केलर आता है. तो आप कह सकते हो कि फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी. फेयर इनफ. अगली बात बेटा स्केलर तो है लेकिन ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. भाई ये तो डिपेंड करता है ना कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है. अगर आपका एंगल 0 से 90 के बीच में है तो ऑफ कोर्स फ्लक्स पॉजिटिव आएगा. अगर आपका एंगल 90 है तो फ्लक्स 0 आएगा. अगर आपका एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो तुम जानते हो बेटा कॉस 90 से लेके 180 तक आप जानते हो बेटा वो नेगेटिव आता है, तो फ्लक्स बेटा आपका नेगेटिव आ जाएगा. सो आप कह सकते हो कि फ्लक्स कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी जीरो. अगली बात बेटा यूनिट. यूनिट देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड है न्यूटन पर कूलम इनटू एरिया. एरिया है मीटर स्क्वायर. तो आप कह सकते हो कि सर दैट इज न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर का स्क्वायर. कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट और थी, वो थी वोल्ट पर मीटर.
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो आ गई वोल्ट पर मीटर इनटू बेटा एरिया है मीटर का स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से एक यूनिट आप और पसंद कर सकते हो बेटा, दैट इज वोल्ट इनटू मीटर। फेयर एनफ। मैं आपसे पूछ बेटा इसकी डायमेंशन लिखो, आप बोलो सर बिल्कुल हो जाएगी, क्या दिक्कत है। डायमेंशन में हम लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाई एरिया, एरिया तो बेटा लेंथ का स्क्वायर है ही। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर याद ना हो तो बोल दो कि फोर्स अपॉन चार्ज, बेटा लिख दो फोर्स है ML_T-2, बेटा चार्ज की डायमेंशन होती है IT, ये तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इनटू एरिया, एरिया इज ऑफ कोर्स L का स्क्वायर। बेटा मेरे पास आंसर आ गया ML³ T-3I-1। ये बेटा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन आ गया बेटा ML³ T-3I-1। ये बेटा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशन आ गया। ऐसे कोई याद करने वाला तो अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन बेटा ठीक है, याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो बेटा ठीक है निकाल लो, कोई बहुत बड़ा इसमें इशू होना नहीं चाहिए यार ना। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। बेटा मैं इसको एक बार वापस से लिख रहा हूँ, ये थोड़ा मैंने नीचे लिख दिया, मैं बेटा इसको एक बार वापस से लिख रहा हूँ। मैं एक बार वापस से लिख रहा हूँ बेटा, फ्लक्स के पॉइंट्स बेटा वापस से लिख रहा हूँ, यहाँ लिख दूँ, यहाँ तो दिख रहा होगा बेटा। सबसे पहली बात स्केलर लिख दिया बेटा। यूनिट क्या होगी, यूनिट आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है न्यूटन पर कूलम्ब इनटू मीटर स्क्वायर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट और थी बेटा वोल्ट पर मीटर इनटू मीटर का स्क्वायर, तो आप बोल दोगे सर दैट इज वोल्ट इनटू मीटर। सर मुझे डायमेंशन लिखनी है, डायमेंशन लिख दो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की याद ना हो तो बड़ा फोर्स अपॉन चार्ज, बड़ा फोर्स की होती है ML_T-2 अपॉन चार्ज, बड़ा चार्ज है IT इनटू बड़ा एरिया, एरिया इज L स्क्वायर। बड़ा बोलना बड़ा क्या डायमेंशन आ गई है ML3T-3I-1। ये बड़ा अपनी डायमेंशन आ गई। बड़ा फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, बड़ा वो डिपेंड करता है कि एंगल थीटा की वैल्यू क्या है। ठीक है बच्चे आगे चलिए बेटा। नेक्स्ट इज बेटा ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एक तरीके से बेटा सिर्फ और सिर्फ डिफाइन किया है, हम उसकी कैलकुलेशंस वगैरह भी देखेंगे, बड़े आराम से बेटा सारा काम देखेंगे और सब हो जाएगा बेटा। आसान जुगाड़ है, कोई बहुत टफ काम बेटा इसमें है नहीं, सब हो जाएगा अपन से। एक छोटा सा केस लेते बेटा पहले। अच्छा बेटा एक बात बोलना भूल गया मैं फिर से बोलता हूँ उस बात को। हम है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं, एंड द डेफिनेशन इज लाइक दिस कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि बेटा हमने इसको बातों बात में लिख लिया था, बट एक डेफिनेशन और दे सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बात तो बेटा जो हमने इसकी यूनिट लिखी, बेटा क्या क्या लिखी अपन ने यूनिट इसकी, एक बेटा लिखी न्यूटन पर कूलम्ब इनटू मीटर स्क्वायर, एक बेटा अपन ने लिखी वोल्ट इनटू मीटर। बेटा इसको वोल्ट इनटू मीटर या फिर बेटा न्यूटन पर कूलम्ब इनटू मीटर स्क्वायर, इसको बेटा गाउस भी कहते हैं। तो बेटा कहीं पर लिखा हुआ आ जाए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट अगर गाउस में लिखी आ जाए तो समझ जाना कि जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट बेटा वही आपकी गाउस ही है। ठीक है ना, कभी काम आ जाए तो देख लेना इसको ना। तो वोल्ट इनटू मीटर या बेटा न्यूटन पर कूलम्ब इनटू मीटर स्क्वायर को ही गाउस लिखा हुआ है। चलिए बेटा नेक्स्ट इज, अगर बेटा मान लीजिए कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हुई किसी रीजन के अंदर, बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हुई, यूनिफॉर्म मतलब बेटा हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो अगर बेटा मुझे किसी सरफेस से अगर फ्लक्स निकालना है तो मैं कहूँगा बेटा फ्लक्स विल बी इंटीग्रेशन ऑफ छोटे छोटे एरिया में जो छोटा छोटा फ्लक्स आ रहा है उन सबको जोड़ लेंगे। इससे मेरे पास डेफिनेशन है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। कोई दिक्कत नहीं बेटा, इस इंटीग्रेशन से बेटा इस इंटीग्रेशन से E वेक्टर को बाहर निकाल लो। बेटा जैसे बेटा मैंने E वेक्टर को बाहर निकाल लिया, क्यों निकाल लिया, क्योंकि कॉन्स्टेंट्स को बेटा हम बाहर निकाल सकते हैं और सिर्फ बेटा मेरे पास बच गया इंटीग्रेशन ds।
ds 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 जोड़ोगे, सारे एरिया वेक्टर जोड़ोगे तो पूरा एरिया वेक्टर आ जाएगा एंड यू कुड इजीली से कि दैट इज E डॉट एस, या फिर बेटा जी E इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा, जैसे लिखना चाहो वैसे लिख दो, ये बेटा ऐसे लिख दो कि E पैरेलल इंटू एस। E पैरेलल मतलब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो आपके एरिया वेक्टर की तरफ है। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो आप सीधा बेटा ये वाला फॉर्म लगा सकते हो कि दैट इज E इंटू एस इंटू कॉस्टा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हुई तो बेटा फिर तो आप जानते बेटा उस केस में सिर्फ चारा एक ही बचता है बेटा, वही हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है कि नहीं बेटा? जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूं बेटा, हमारे पास ये एक सर्कुलर डिस्क, ये सर्कुलर बेटा सरफेस है, इस सर्कुलर सरफेस का जो रेडियस है बेटा वो r है, और इस रीजन में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड S है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने सरफेस के साथ बेटा एंगल बना रखा है 60 डिग्री, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है इस बात पर तुम अर्थ समझोगे कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है बेटा, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या बेटा सिर्फ फ्लक्स कोई बात नहीं, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। बेटा इस सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, अभी निकाल लेंगे बेटा। सरफेस, बेटा सरफेस तो ऐसे है, लेकिन इसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा सरफेस के परपेंडिकुलर, तो आप कह सकते हो कि एरिया वेक्टर विल बी लाइक दिस, एंड एरिया वेक्टर विल बी पाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में बेटा आपने नोटिस कर लिया होगा एंगल 60 डिग्री नहीं बेटा, एंगल है 30 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो बेटा हम सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि फ्लक्स इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया इज बेटा पाई आर स्क्वायर into cos of angle between them. But what is the angle between area vector and electric field? You could say कि sir that is 30 degree. We don't have to write the angle between electric field and surface. We have to write down the angle between electric field and area vector, and of course these two angles will be different. If this angle is theta, but this is 90 minus theta, this is theta, this is 90 minus theta. So हमारे पास आंसर आ गया बेटा, cos 30 is I think √3/2. So आप कह सकते हो बेटा that is E into पाई आर स्क्वायर √3/2। बड़ा ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस छोटे से एरिया में से निकलने वाला। फिर ना कोई बहुत बड़ा टास्क बड़ा था नहीं। मैं आपसे बड़ा कभी ऐसे पूछ लूं कि हमारे पास एक स्क्वायर है, बड़ा लेंथ L है, विड्थ B है, बड़ा ये आपके पास एक स्क्वायर है, और पूरे के पूरे रीजन के अंदर बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, and electric field is like this. Let's say electric field is like this. और ये बड़ा एरिया नॉर्मल जो है ना बेटा उसके साथ मान लीजिए बेटा एंगल बना रहा है 37, और हमसे पूछ ले कितना फ्लक्स गुजरेगा, हम बड़े आराम से कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फ्लक्स विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड है E, बड़ा एरिया वेक्टर आएगा ऐसे बेटा दैट इज L इंटू बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन, बड़ा व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, आप हो सकते दैट एंगल इज गिवन एज 37 डिग्री। बेटा cos 37 इज 4/5, तो आप कह सकते हो कि दैट इज 4/5 EL, बेटा दैट इज 4/5 EL। बेटा हमारे पास आंसर है, लेकिन ये सारी के सारी बेटा कहानी तभी चलेगी बेटा जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हुई बेटा फिर तो हमारा वही काम, छोटा सा एरिया लीजिए, उसमें से फ्लक्स निकाल लीजिए, ऐसे छोटे छोटे एरियाज लेते जाइए, उनमें से फ्लक्स निकालते जाइए और उन सबको जोड़ दीजिए। जोड़ना ऑब्वियसली मीन्स इंटीग्रेशन। हमारा काम बड़ा बड़े आराम से बन भी जाएगा, कोई दिक्कत आएगी भी नहीं। तो चलिए करते बेटा, ऐसे सवाल भी करते हैं। 2 सवाल है बेटा, बढ़िया बढ़िया निपटाते हैं उन दोनों को, अच्छे सवाल है। सुनना बेटा, पहला सवाल आपके पास क्या है बेटा कि एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, आपके पास बड़ा एक सेमी इनफाइनाइट वायर है यूनिफॉर्म, इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, दिस इज
सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है ना। यहां पर बेटा ये वायर आके खत्म हो रहा है, ठीक है। और यहां पर बेटा हमने क्या किया कि ऐसे एक आर रेडियस की ऐसे डिस्क बना ली बेटा, ऐसा कोई क्रॉस सेक्शन बना लिया, डिस्क बना ली बेटा वो, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ठीक है, ये मान लो एक तरह से आपके पास एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है बेटा, दिस इज योर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा ये बताना है कि इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से कितना फ्लक्स गुजरेगा, जो जितना फ्लक्स गुजरेगा वो निकालना आपको। निकालते बेटा, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। बेटा इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा वो निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना बड़ा बात की बात है, पहले ये सोचना है कि आखिर इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट पर क्या हमें इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी आती है क्या। बेटा ये क्लास का एग्जाम्पल है, आई रियली होप आपको बेटा याद होगा। नहीं याद होगा मैं रिपीट कर दूंगा। अगर मेरे पास बेटा ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो इस सेमी इनफाइनाइट वायर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी बेटा, उसके दो कंपोनेंट आए थे। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी के लैम्डा बाई आर, इस तरफ भी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी के लैम्डा बाई आर, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी बेटा वो आई थी ऐसे √2 के लैम्डा बाई आर, एंड दिस एंगल इज ऑफ कोर्स बेटा कितना 45। ये बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी तक सवाल नहीं किया बेटा, तो सिर्फ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है, सवाल तो बात की बात है। अब आप इस बात को तो बड़ा समझ ही होंगे कि नज़दीक वाले पॉइंट्स पर आर कम है, थोड़ा वहाँ पर ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। दूर जाऊँगा तो वैसे वैसे आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो घटेगी। तो इसका मतलब इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम नहीं है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम नहीं है तो ऑफ कोर्स मीन्स कि बेटा हम लोग है ना E इंटू एस कॉस थीटा नहीं कर सकते, बल्कि हमें E ds कॉस थीटा करना पड़ेगा और उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ds क्या ले, एलिमेंट क्या ले। हो सकता है कि बेटा डिस्क में एलिमेंट कैसे चूज करते हैं आपको पहले से याद भी हो, बट मैं फिर से बता देता हूँ। एलिमेंट हम ऐसे लेंगे कि बेटा अगर हमारे पास ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो मैं क्या करूँगा कि इस सेमी इनफाइनाइट वायर से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर जाऊँगा और स्मॉल आर डिस्टेंस दूर जाकर ऐसे बेटा एक सर्कुलर कट लगाऊंगा। ऐसे पहला कट अगर आर डिस्टेंस पर, तो अगला कट आर प्लस डी आर डिस्टेंस पे, ऐसे ऐसे। ये बेटा आपके पास एक तरह से एलिमेंटल रिंग टाइप बन गई है। मैंने बेटा ये आर रेडियस की रिंग क्यों मानी तुम समझ गए होंगे, क्योंकि इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से यहां 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 हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा। अब सुनना बेटा इस बात को, जो आपकी रिंग है बेटा बेसिकली वो ऐसी एक स्ट्रिप है, यूं ऐसी एक स्ट्रिप है, उसका एरिया वेक्टर किस तरफ आएगा। तो आप बोलोगे सर ये जो स्ट्रिप है ये बेसिकली इस प्लेन में है, और एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के बेटा कैसे आता है, परपेंडिकुलर। तो आप बेटा मान सकते हो कि एरिया वेक्टर ऐसे है। तो इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया वेक्टर आएगा इस तरफ। एरिया होगा कितना बेटा तुम लोग जानते ही हो, एरिया होगा 2 पाई आर इंटू डी आर। एरिया थोड़ा याद ही रखते हो, दैट इज 2 पाई आर इंटू डी आर। इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से बेटा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग जानते हो कि ऐसे होगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा वैल्यू भी बेटा आप लोग जानते हो, दैट इज √2 के लैम्डा बाई आर। सब बढ़िया कर रखा आपने बेटा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना बेटा वो भी हम जानते हैं, दिस एंगल इज 45 डिग्री। मैं आपसे पूछूं कि इस एलिमेंटल रिंग में से बेटा कितना सा फ्लक्स निकलेगा, कितना छोटा सा फ्लक्स निकलेगा, तो आप बोलोगे सर छोटा सा फ्लक्स आएगा, दैट विल बी d5 एंड दैट विल बी, क्या फॉर्मूला था बेटा,
इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज √2k लैम्डा बाई आर मल्टीप्लाइड बाई बेटा ds इज ऑफ कोर्स 2 पाई r इंटू डी आर into cos of angle between them. But I think what is the angle between your electric field and area vector? You could say sir that is 45. बेटा cos 45. I think बेटा cos 45 और √2 तो आपका कैंसिल. बेटा जी आपका r से r बेटा क्या हो गया कैंसिल. सर मुझे तो पूरा फ्लक्स चाहिए. बेटा आपको पूरा फ्लक्स चाहिए तो ऐसे छोटे छोटे एरियाज लेते रहें, उनमें छोटा छोटा फ्लक्स निकालते रहें और उस छोटे छोटे चिन्ने चिन्ने फ्लक्स को आप जोड़ते रहें. जोड़ने को अंग्रेजी में बोल सकते हैं इंटीग्रेट करना. इंटीग्रेट कर लीजिए. बेटा इंटीग्रेशन करने में k बाहर लैम्डा बाहर 2 पाई बाहर, k बाहर लैम्डा बाहर 2 पाई बाहर. बेटा सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन dr बच गया है. बेटा r की वैल्यू को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करूँ? आप बोलोगे सर r की वैल्यू को इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से बढ़ाते 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 कैपिटल R तक. बेटा 0 से बढ़ाते 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 कैपिटल R तक. ठीक है ना. बेटा वो k को चाहो तो बेटा आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो. बेटा k को अगर आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा तो 2 पाई तो बेटा कैंसिल. लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जरूर बच जाएगा इनटू बेटा जी dr का इंटीग्रेशन आएगा r कहाँ से कहाँ तक बेटा 0 से कैपिटल R. तो आई थिंक बेटा दैट कम्स आउट विद लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू r. आप k के टर्म्स में बेटा आंसर छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी. चलेगा बेटा इस तरह से. ये बेटा अपने बढ़िया से काम कर दिया. ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस डिस्क में से गुजरने वाला. फेयर इनफ. आगे चलते हैं बेटा. अच्छा बेटा एक बात और, इसी सवाल के अंदर किसी ने अगर मुझसे ऐसा पूछ लिया होता कि बेटा ये आपकी इन्फाइनाइटली लॉन्ग डिस्क है, सो बेटा इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर है और हमने एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऐसे ले रखा है, ऐसे. ये अंदर वाला रेडियस r1 है, बाहर वाला रेडियस r2 है और सिर्फ ये बताओ कि इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा. तब भी आप कहते हैं सर ऐसे करूंगा, बस हल्का सा लिमिट चेंज कर दूंगा r1 से r2. तो बेटा यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा बेटा r2 माइनस r1. तो अगर इस तरह का सवाल आए थोड़ा मान के चलना कि बेटा करा रखा है. ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ लिमिट चेंज करनी है. बाकी बेटा आपको सारी कहानी इसमें पता ही है कि कैसे कैसे एलिमेंट चूज करने हैं, कैसे कैसे सारा का सारा सवाल करना है. आई होप यू गेट द पॉइंट. आगे चलते हैं. चलिए बेटा नेक्स्ट इज ऐसा ही एक सवाल और करते हैं. ठीक है बेटा. अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी और उस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बेटा किसी क्रॉस सेक्शन में से किसी सरफेस में से अपन लोग फ्लक्स निकालेंगे. ठीक है, और ठीक है बेटा काम भी आएगी बेटा. ठीक है, सुनिए बेटा, आपके पास इस तरह का जुगाड़ है कि ये एक पॉइंट चार्ज है बेटा प्लस क्यू. ठीक है, यहां से L डिस्टेंस दूर बड़ा एक क्रॉस सेक्शन है, ऐसा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है बेटा, ऐसा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इस तरह से. ले बेटा, और जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है बेटा ये इस L वाली सरफेस के से परपेंडिकुलर है. इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का जो रेडियस है बेटा वो कैपिटल R है और ये बेटा अपना सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ये ऐसे. बस बेटा वही सवाल है. इस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हर तरफ होंगी, इधर भी होंगी, इधर भी होंगी, इधर भी होंगी. कुछ लाइंस बेटा ऑफ कोर्स इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से भी गुजरेंगी. बेटा लाइंस अगर गुजरेंगी तो ऑफ कोर्स इस सरफेस से कोई ना कोई बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी गुजर रहा होगा. तो हमें वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है कि कितना गुजर रहा है. ठीक है बेटा, सवाल लिखिए. फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through this circular क्रॉस सेक्शन. बेटा इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से कितना फ्लक्स गुजर रहा है बेटा वो निकालो. निकाल देंगे बेटा. मेन दिक्कत क्या है? मेन दिक्कत ये है कि क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है.
बल्कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा है, फिर जितना दूर जाओगे दूर जाओगे दूर जाओगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार वैसे ही घटती रहेगी। तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इसकी सरफेस के हर पॉइंट पर सेम नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है तो बेटा क्या करूँ, E इंटू डी एस करूँ, सॉरी बेटा E डॉट एस करूँ या E डॉट डी एस करूँ। तो आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स E डॉट डी एस करो। अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डी एस कैसे लूँ। आप बोलोगे सर डिस्क में डी एस कैसे लेते हैं, हमें पता ही है डिस्क में डी एस किस तरह चूज़ करते हैं, हमें उसका हल्का फुल्का आइडिया है। और वी विल चूज इट लाइक दिस कि अगर ये क्यू चार्ज है और बड़ा अगर मेरे पास यहाँ कहीं बड़ा डिस्क का अगर सेंटर है तो आप यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस दूर जाओ और ऐसे एक डिस्क लो, सॉरी बेटा आर डिस्टेंस पे कट लगाओ, बेटा अगला आर प्लस डी आर पे लगाओ। ये आपके पास बड़ा विड्थ आ गई बेटा, लेट से डी आर। ये आपके पास एक एलिमेंटल रिंग है, ये डिस्टेंस बड़ा आपके पास एल है, ये एलिमेंटल रिंग है। इस एलिमेंटल रिंग का मैं आपको बता चुका हूँ बेटा स्ट्रिप ऐसे कटी है, यूँ स्ट्रिप ऐसे कटी तो इस प्लेन में रिंग है, एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। तो इसका एरिया वेक्टर विल बी लाइक दिस, छोटा सा एरिया आएगा डी एस बड़ा, दैट विल बी यू, बड़ा याद ही कर रखा अपन, दैट इज 2 पाई आर इंटू डी आर। काश इलेक्ट्रिक फील्ड और लिख पाते। आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं है, इस पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में बड़े आराम से लिखनी आती है। इस पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से यहाँ पर, पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पर, पॉइंट क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर रिंग के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। वी नो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये एल है, ये आर है, तो बेटा दिस डिस्टेंस कम्स आउट बी रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बट वी हैव टू ऑल्सो टेक केयर ऑफ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। In this case, beta, this angle is not 45 degree. Beta, let's say this angle is theta. By geometry, we could say कि अगर ये वाला एंगल थीटा तो प्यारे बच्चों ये वाला एंगल भी तो थीटा। Fair enough. बेटा इस छोटी सी रिंग में से कितना फ्लक्स गुजरा, तुम तो सिर्फ वो निकालो। आप कहोगे सिर्फ वो फ्लक्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। चलो बेटा लिखते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाल चुका हूँ, उसकी वैल्यू है के क्यू अपॉन बेटा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटा दैट इज 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा इज एल अपॉन रूट ऑफ बेटा हमारे पास ये फ्लक्स आ गया, लेकिन ये वाला फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ रिंग में से गुजरने वाला फ्लक्स बेटा हुआ है। मुझे तो बेटा पूरा का पूरा ऐसे एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन उसमें सारे में से निकालना है। तो आप कहोगे सर एक काम करो, सबसे पहले सर जीरो रेडियस, फिर और बड़ा रेडियस, फिर और बड़ा रेडियस, फिर और बड़ा रेडियस, आर को बढ़ाते जाओ और जीरो से लेकर कैपिटल आर कर दो। उन सब छोटे छोटे रिंग में से कितना कितना फ्लक्स गुजर रहा है वो निकाल लो और उन सबको जोड़ दो। जोड़ना ऑब्वियसली मीन्स बेटा क्या, इंटीग्रेशन। So you could easily say कि sir the net flux will be integration of d phi and that will be बेटा जो कांस्टेंट है बाहर निकाल, k बाहर q बाहर, k बाहर q बाहर 2 पाई बाहर l बाहर, k बाहर q बाहर 2 पाई बाहर l बाहर। बेटा अंदर बेटा सिर्फ और सिर्फ मेरे पास बच गया है क्या, बेटा अंदर मेरे पास बच गया है r d r अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। बेटा चेक कर लो ये बचा ना यार। बेटा आर को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करूँ, एल तो बड़ा फिक्स है आपका, आर आपका वेरी करेगा। आप बोलो सर जीरो से बढ़ाते बढ़ाते सर बहुत सारे लूँगा, तो जीरो से बढ़ाते 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 कैपिटल आर। चलिए बेटा के को हम लिखना चाहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख सकते हैं। बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखेंगे तो क्यू एल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस। बेटा वैसे तो बहुत ही स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, लेकिन हो सकता है बेटा कुछ बच्चों को बेटा इंटीग्रेशन ना आता हो, मैं कर देता हूँ। बेटा बहुत ही स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, आप चाहो तो बेटा इसका फॉर्मूला भी आकर में याद कर सकते हो। हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर अपॉन एल स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये जो बड़ा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, इसको या तो टी रख दो या टी का स्क्वायर रख दो। बड़ा ने टी का स्क्वायर रख दिया। एल स्क्वायर तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशियल तो 0। आर स्क्वायर का डिफरेंशियल आएगा 2r dr। टी स्क्वायर का डिफरेंशियल आएगा 2t dt। बेटा 2 से 2 कैंसिल। जहां पर आपका आर डी आर लिखा बेटा वहां पर लिख दो टी डी टी। ऊपर बेटा आर डी आर लिखा था, वहां मैं लिख दिया टी डी टी। नीचे एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को लिख दिया टी स्क्वायर। बेटा 2 से 2 कैंसिल। बेटा मेरे पास आ गया टी की पावर 3, दैट इज डी टी अपॉन टी स्क्वायर। डी टी अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बेटा बड़े आराम से जानते हैं। डी टी अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज -1 अपॉन टी। लेकिन आप कहोगे सर टी को वापस से पुट कर दो। टी बेटा कितना है, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ले बेटा इसका इंटीग्रेशन आएगा -1 अपॉन टी। टी नहीं बेटा, टी नहीं, टी को बेटा मुझे क्या लिखना पड़ेगा, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बेटा आर कहाँ से कहाँ तक वेरी, 0 से लेके कैपिटल आर तक। बेटा एक बार आर को कैपिटल आर रखें, बेटा एक बार आर को 0 रखें। आपके पास जो आंसर आएगा बेटा दैट विल बी क्यू एल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू, बेटा मैं तो सीधे रख रहा हूँ, 1 अपॉन एल -1 अपॉन रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। द फ्लक्स पासिंग थ्रू द डिस्क विल बी, बेटा जैसे एल अंदर गया Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, बेटा एल अंदर गया तो L अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बढ़िया सवाल है बेटा, अच्छा आंसर है और हमने बहुत ही इत्मीनान से प्यार से बेटा ये आंसर निकाला है। ठीक है, आई होप यू गेट द पॉइंट। बेटा कैसे कैसे अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही होगी अलग अलग पॉइंट्स पर, तो हम कैसे कैसे बेटा एलिमेंट्स चूज़ करेंगे, कैसे कैसे छोटे छोटे एलिमेंट में से फ्लक्स निकालेंगे और छोटे छोटे एलिमेंट्स में से फ्लक्स निकाल कर हम किस तरीके से नेट फ्लक्स निकाल सकते हैं। ठीक, इसी सवाल को बेटा हम लोग है ना एक बार बाद में भी करेंगे, फिर से करेंगे, सेम वैल्यू सेम कहानी बेटा फिर से करेंगे। उस टाइम कोई और कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। भाई हमारा एम सवाल करना तो बेटा वैसे भी नहीं है, हमारा एम तो कोई बातें सीखना है। हमने इस बार बातें सीखी कि अगर मान लो कि अगर फ्लक्स निकालना हो तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती है, तो एलिमेंट कैसे चूज़ करते हैं, फ्लक्स की डेफिनेशन को कैसे यूज़ करते हैं और कैसे हम नेट फ्लक्स तक पहुँचते हैं, कैसे इंटीग्रेट भी करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम बाद में जब इसको फिर से करेंगे तो ज़रूर बेटा कोई ना कोई और अच्छा कॉन्सेप्ट भी होगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगली बात, ऐसे बड़ा छोटी सी बात है ना, जैसे मैं आपसे एक छोटी सी सिचुएशन पूछ रहा हूं। सिचुएशन बड़ा ऐसी है कि आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म, ये सुनने के बाद कान तरस गए होंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार बेटा नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस। ऐसे बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा वैल्यू जो है बेटा मेरे पास है E। ठीक है ना, यहां कहीं बड़ा एक डिस्क है, ऐसे पड़ी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, R रेडियस की बेटा डिस्क। ठीक है ना, आगे बेटा क्या है कि ऐसे ये तो बड़ा ओपन है और ऐसे हेमिस्फेरिकल सरफेस। बेटा समझ में आ गया, ये तो क्रॉस सेक्शन है और बेटा ये एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है। ये तो हो गई बेटा डिस्क, ये बेटा तेरे पास आ गई है हेमिस्फेरिकल सरफेस। ठीक है ना, आगे अगर देखूं तो बेटा ऐसे ही क्रॉस सेक्शन तो ऐसा ही है और सरफेस ऐसी ऊट पटांग है बेटा, ऐसे सरफेस ऐसी। इस डिस्क में से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो तुम बड़े आराम से निकाल पाओगे।
आप कहोगे सर इस डिस्क में से गुजरने वाला फ्लक्स होगा, बड़ा बोलना। इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है सामने की तरफ, एरिया वेक्टर भी है बेटा सामने की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सामने, एरिया भी सामने, फ्लक्स विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। आई थिंक बेटा फ्लक्स कम्स आउट टू बी E पाई आर स्क्वायर। फेयर एनफ। इसमें से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, इसमें बड़ा हल्का सा दिक्कत आएगी। दिक्कत इस तरह से आएगी कि यहाँ पर तो बड़ा सरफेस जो थी ना वो यूँ थी, तो एरिया वेक्टर हर बार ऐसे था। यहाँ दिक्कत है बेटा, यहाँ सरफेस ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर बेटा आएगा ऐसे, यहाँ सरफेस ऐसे है बड़ा एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर। तो हर जगह आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर है उनके बीच में एंगल बेटा जीरो नहीं है, अलग अलग एंगल है। वी डोंट नो, अगर हम चाहें तो कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि बड़ा हेमिस्फेरिकल सरफेस की तो ज्योमेट्री हम हल्का फुल्का समझते हैं कि कैसे कैसी होती है, तो हम चाहें तो इसमें से फ्लक्स भी निकाल सकते हैं। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका एरिया वेक्टर है वो और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसके बीच में आपका एंगल जो है वो ज़ीरो नहीं है, वो अलग अलग जगह अलग अलग एंगल है। हम पीछे पड़ जाएँ तो ये वाला काम भी कर सकते हैं, हमारे लिए ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है। बट मेरा बच्चा जो लॉजिक लगा रहा होगा ना, वो ये कहेगा कि आखिर सर आप इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाह रहे हो, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंट क्या करता है, नंबर ऑफ लाइंस जो क्रॉस कर रही हैं। जो लाइंस इस डिस्क को क्रॉस कर रही हैं वही लाइंस तो इस हेमिस्फेरिकल सरफेस को क्रॉस कर रही हैं, और हेमिस्फेरिकल सरफेस को अगर वही लाइंस अगर क्रॉस कर रही हैं तो इसमें से जो फ्लक्स गुजरेगा वो भी तो कितना होगा, E इंटू पाई आर स्क्वायर। जो फ्लक्स इसमें से गुजरा वही फ्लक्स इसमें से गुजरा। हालांकि हम चाहते तो कैलकुलेशन से भी इस बात को बोल सकते हैं, लेकिन लॉजिक कितना आसान लगा। हमारी डेफिनेशन तो यही थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग ए सरफेस एरिया, द नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग दिस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड द नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग दिस हेमिस्फेरिकल सरफेस आर सेम, सो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एंड फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस विल बी सेम। तो बेटा जी जो फ्लक्स है वो E इंटू टू पाई आर स्क्वायर नहीं बेटा, E इंटू पाई आर स्क्वायर है। सिर्फ और सिर्फ क्रॉस सेक्शन एरिया से ही बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। बढ़िया है। और इसमें तो मैं निकाल भी नहीं पाता, कितना गंदा आर्बिट्रेरी सरफेस है। यहाँ तो मैं फिर भी कोशिश करता, क्योंकि मुझे हेमिस्फीयर की ज्योमेट्री पता है, थोड़ी बहुत कोशिश कर भी लेते, हमारा आंसर आ भी जाता। लेकिन बेटा ये इतना गंदा सरफेस है, इसमें से फ्लक्स गुजारना बेटा मेरे बस की बात ही नहीं है। ना तो मैं इसमें ds लिख सकता हूँ, ना मैं ds वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल लिख सकता हूँ, मेरे बस का ना है। लेकिन मेरे बच्चे बोले सर लॉजिक एंड डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली द नंबर ऑफ लाइन्स क्रॉसिंग ए सरफेस, द नंबर ऑफ लाइन्स क्रॉसिंग दिस वन एंड दिस वन आर सेम, सो ऑफ कोर्स फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस विल also be by definition, not by calculation, by definition the flux comes out to be E into pi r square। बेटा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसमें से गुजरने वाला। आई होप यू गेट द पॉइंट। बेटा ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ऐसे बेटा हमारे बड़े आराम से इस तरह की चीजें काम आ सकती हैं। एक छोटी सी बात और, एक छोटी सी बात और, अगर मान लीजिए कि आपके पास एक स्क्वायर प्लेट पड़ी है, ये स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर हो रेक्टेंगल हो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ये लेंथ भी L ये लेंथ भी L, और इसके कॉर्नर पर कोई ना कोई Q चार्ज पड़ा है। कॉर्नर पर Q चार्ज पड़ा है बेटा, अगर कॉर्नर पर Q चार्ज पड़ा है, हमसे पूछा है कि फाइंड फ्लक्स passing through the square plate। बेटा स्क्वायर प्लेट से गुजरने वाला फ्लक्स निकालो। निकालते हैं बेटा। अब देखो ये बेटा आपके पास स्क्वायर प्लेट है ऐसे, और यहां पर पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिकल फोर्स यूं भी जा रही है, 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 हर तरफ जा रही है। लेकिन ये लाइन तो स्क्वायर प्लेट से पास ही नहीं हो रही, ये लाइन भी पास 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 नहीं हो रही। हाँ, कुछ लाइंस इस स्क्वायर प्लेट को टच करते हुए जा रही हैं, लेकिन क्रॉस तो नहीं कर रही। तो आपने देखा एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो इस स्क्वायर प्लेट को क्रॉस कर रही है, अगर पॉइंट चार्ज कॉर्नर पे है तो। इन लाइंस का तो सवाल ही नहीं उठता बेटा, इन लाइंस का तो सवाल ही नहीं उठता है कि इस स्क्वायर प्लेट को क्रॉस कर जाए। चिंता इनकी थी बेटा, ये लाइन तुम जानते हो कैसे निकलेगी, टेंजेंशियली निकल जाएगी। एक भी लाइन ऐसी नहीं है जो यूं गुजरे, और एक भी लाइन अगर ऐसी नहीं है तो बेटा फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्क्वायर प्लेट विल बी जीरो। तो आप कह सकते हो कि स्क्वायर प्लेट से गुजरने वाला जो फ्लक्स आएगा वो जीरो है। इस बात को मैं एक तरीके से और समझा सकता हूँ। अगर ये क्यू चार्ज है, बाकी लाइन्स थोड़ा ऑफ कोर्स है ना,
इस प्लेन के बेटा बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, कुछ लाइंस इस प्लेन में भी होंगी। जो लाइंस बेटा इस प्लेन में होगी उसको डिस्कस कर लेते हैं। बाकी तो बेटा ठीक है, ऐसे ऐसे आ रही हैं, उनमें से कोई जाएगी नहीं। इनकी अगर बात करें तो आप बोलोगे सर इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ऐसे, और सरफेस आपकी है ऐसे। एरिया वेक्टर कैसे होता है? एरिया वेक्टर होता है सरफेस के परपेंडिकुलर। तो आपका एरिया वेक्टर आएगा बेटा बाहर की तरफ। बेटा बाहर की तरफ को मैं डॉट से दिखाया था। तो आपने बेटा नोटिस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, एरिया वेक्टर है ऐसे। द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री। सो ऑफ कोर्स देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। इन दैट केस बेटा फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्क्वायर प्लेट विल बी 0। सो बेटा ऐसे किसी स्क्वायर प्लेट के कॉर्नर पर अगर आपने कोई क्यू चार्ज अगर रख भी दिया है तो उस प्लेट में से किसी प्रकार का कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। ठीक है बेटा, बहुत ही ऑब्वियस सी बात थी। चलिए बेटा, हमने अच्छा काम किया, बढ़िया काम किया, हमने बेटा खूब सारा काम निपटा भी लिया ऐसी बहाने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज, अब बेटा अगला काम जो है वो है क्या कहूँ बेटा, कुछ नहीं कहता हूँ, एज ए सवाल बोलता हूँ। ठीक है ना, बाद में कहेंगे, है ना, बाद में कहेंगे अच्छे से उस सवाल से क्या क्या इन्फ्रेंसेस निकलते हैं बाद में कहेंगे। हालांकि बेटा थ्योरी का पार्ट है और बहुत बेसिक थ्योरी का पार्ट है, हमारे आगे का सारा काम उसी थ्योरी के इर्द गिर्द होगा। लेकिन मैं एक बार ना उसको बेटा एज ए थ्योरी ना बताकर बेटा मैं उसे एज ए सवाल बता रहा हूँ, और मुझे लगता है कि उसी तरह से बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बेटा सवाल, बेटा मेरे पास एक स्फेरिकल सरफेस है। अच्छा नहीं बना यार स्फीयर। हमारे पास बेटा एक स्फीयर है, और ऐसे इमेजिनरी स्फीयर मान लो बेटा, कोई ऐसे एक्चुअल स्फीयर होना जरूरी नहीं। ठीक है, हमारे पास बेटा एक स्फीयर है और उसके सेंटर पर बेटा क्यू चार्ज पड़ा है। उसके सेंटर पर बड़ा क्यू चार्ज पड़ा है। स्फीयर का जो रेडियस है बड़ा आपके पास वो r है। सेंटर पर बड़ा ऐसे पॉइंट चार्ज पड़ा है q। अच्छे से लिख देते बेटा, पॉइंट चार्ज पड़ा है q। ठीक है ना, दिस इज स्फेरिकल सरफेस। बेटा दिस इज स्फेरिकल सरफेस। सेंटर पर बड़ा बड़ा चार्ज Q, बड़ा मैं रेडियस R ऐसे दिखा दूं तो आपको आइडिया लग जाए कि बड़ा ऐसे। अब बड़ा सवाल बहुत ही क्लियर सा है, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्फेरिकल सरफेस। इस स्फेरिकल सरफेस से गुजरने वाला बेटा कितना आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ये निकालो। तो मेरे बच्चे बोलेंगे देखो सर आपने फ्लक्स के दो फॉर्मूले बताए, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो E इंटू डी एस, ई डॉट डी एस, सॉरी बेटा E डॉट एस, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो तो E डॉट डी एस। अब तुम इस बात को समझते हो बेटा कि इस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर सरफेस के अलग अलग पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम नहीं है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम नहीं है तो ऑफ कोर्स हम बोलेंगे कि ई वेक्टर इज नॉट यूनिफॉर्म। बड़ा ई वेक्टर आपका यूनिफॉर्म नहीं है। और अगर आपका बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं, तो फॉर्मूला तो मेरे पास भी लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। यूनिफॉर्म होता तो ई डॉट एस, यूनिफॉर्म नहीं है तो ई डॉट डी एस। और बेटा हम यूँ छोटे छोटे सरफेस लेते रहेंगे, उन पर छोटा छोटा फ्लक्स निकालते रहेंगे और उस फ्लक्स को हम फाइनली एड ऑन कर लेंगे। एड ऑन ऑब्वियसली मीन्स इंटीग्रेशन। जब भी इस तरह से इंटीग्रेशन कर रहे हो कि बड़ा पूरा तुम चार्ज को क्लोज कर दो, चार्ज बीचों बीच हो और हर तरफ से क्लोज कर दो, तो उस केस में बड़ा इंटीग्रेशन के साथ ये एक साइन और लगा दिया करो। ये साइन लगाने का अर्थ ये है कि वो ds 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 लेते लेते बेटा आपने क्यू चार्ज को हर तरफ से ढक दिया है। सर इससे पहले तो किसी सवाल में आपने वो ds नहीं लगाया, सॉरी ये वाला गोल वाला साइन लगाया। बेटा गोल वाला साइन हमने अब तक जितने भी सवाल थे उनमें इसलिए नहीं लगाया क्योंकि बेटा वहाँ पर हमने कभी भी किसी चार्ज को पूरी तरफ से ढका नहीं था।
इस बार बेटा हमने पूरे पूरे चार्ज को कवर कर दिया, ढक दिया है, और बेटा अगर ढक दिया है, वी हैड कवर्ड, सो ऑफ कोर्स वी हैव टू अप्लाई दिस काइंड ऑफ साइन। ये साइन सिर्फ स्टाइल मारने के लिए, इस साइन से सवाल नहीं होगा, सवाल तो इंटीग्रेशन से होगा, लेकिन बेटा थोड़ी बहुत स्टाइल भी तो मारनी चाहिए ना। तो बेटा ये स्टाइल है, स्टाइल ज़्यादा कुछ नहीं है। यूँ नहीं कि ऐसा गोला लगाते नया इंटीग्रेशन आ गया जो मैं आता नहीं है, ऐसा नहीं है, वो सब कहानी बिल्कुल वैसी है। बस ये साइन सिर्फ और सिर्फ बता रहा है कि इट हैज़ सरफेस इंटीग्रल ऑन ए क्लोज्ड लूप। it shows that it is surface integral of electric field on closed surface। तो ये जो क्लोज सरफेस है ना, इसको रिप्रेजेंट करने में ds ले लिया। चलिए बेटा ई वेक्टर बाहर निकाल लूं। आपको सर बिल्कुल नहीं, ई वेक्टर यूनिफॉर्म नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, देखते हैं। मैंने यहां पर एक छोटा सा सरफेस लिया ds, उसका एरिया वेक्टर किधर आएगा? आप बोलोगे सर सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सरफेस है ऐसे, तो एरिया वेक्टर आएगा ऐसे। एरिया वेक्टर बेटा ने बाहर की तरफ मान लिया है ds। एरिया वेक्टर बेटा आप अंदर भी मान सकते थे, लेकिन बाय कन्वेंशन हम लोग हमेशा ही बाहर वाला एरिया पॉजिटिव मानेंगे और अंदर वाला नेगेटिव। अगर हमने उल्टा मान लिया होता तो कोई पाप नहीं आता, मान सकते थे, कोई इशू नहीं है। बेटा अपन सभी लोग है ना, कन्वेंशन शुरुआत से चलता आ रहा है कि बाहर की तरफ ds लेंगे, अंदर की तरफ ds नहीं लेंगे, बस कन्वेंशन चलता आ रहा है। अदरवाइज कोई बच्चा बोलता है कि छोटा सरफेस है, एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो सर वो तो बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। हाँ बेटा बिल्कुल हो सकता है, कोई इसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन बेटा ठीक है, सबका कन्वेंशन ऐसा यूज़ कर रखा है अपन ने कि बाहर ds ले रखा है। अब इस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड्स होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा वो बाहर की तरफ है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर? आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड्स, एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड्स, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds इज 0। चलिए बेटा दूसरा सरफेस लेते हैं। बेटा यहां कहीं मैंने एक छोटा सा सरफेस लिया ds। इस सरफेस का एरिया वेक्टर किस तरफ आएगा? आप बोलो सर एरिया वेक्टर इज आइदर इनसाइड और आइदर आउटसाइड। हमारा कन्वेंशन हम बाहर की तरफ ले रहे हैं, तो एरिया वेक्टर इज समथिंग लाइक दिस। बेटा दिस इज ds। डी इस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की तरफ, एंड दैट इज लेट्स से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इज E। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है E वेक्टर। बेटा व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर? यू विल से कि सर अगेन दैट कम्स आउट टू बी 0। फेयर एनफ। बेटा मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एरिया लिया, बेटा लेट्स से ds। इस ds का एरिया वेक्टर किस तरफ आएगा? आप बोलोगे सर बाहर की तरफ आएगा ds। इस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे आएगी? बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बेटा बाहर की तरफ आएगी ऐसे E वेक्टर। व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर? बेटा दैट विल बी 0। मेरे ख्याल से ये तो कहानी हर जगह ही है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बीच में एंगल तो 0 आ रहा है। तो E डॉट ds को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं E into ds into cos of angle between them. But what is the angle between electric field and area vector at any instant? You could say that is at any point, you could say that is 0. Net flux will be, that is integration of E ds. But cos 0 is 1 on a closed loop. बेटा अब E को बाहर निकाल लो। सर ये कैसा मजाक है? E वेक्टर को बाहर निकालने से मना कर दिया और आप कह रहे हो कि E को बाहर निकाल लो। हाँ बेटा क्यों नहीं? E वेक्टर जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, E यूनिफॉर्म है। सर E यूनिफॉर्म है? हाँ बेटा ऑफ कोर्स। Q चार्ज की वजह से यहां R डिस्टेंस पर, 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 हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यूनिफॉर्म नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो यूनिफॉर्म है। तो आप कह सकते हो कि E इज यूनिफॉर्म, इसलिए मैंने उसे बाहर निकाल दिया और मुझे इंटीग्रेशन करना है क्लोज्ड लूप में। अब बड़ा छोटा सा काम बचा है, ds 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 छोटा 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 एरिया लिखना और जोड़ना है। अरे छोटा छोटा एरिया लिख कर जोड़ोगे पूरा एरिया आ जाएगा, एंड दैट विल बी, बेटा पहले E लिखाओ। Q चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा वो मेरे ख्याल से KQ अपॉन R² मल्टीप्लाइड बाई ds 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 पूरा एरिया बेटा दैट इज 4 पाई R²। R² से R² बेटा गेट्स कैंसिल एंड द फ्लक्स कम्स आउट टू बी
बेटा के को तुम के रखना चाहो मुझे कोई इशू नहीं है, और के को अगर तुम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना चाहो तो 4 पाई कैंसिल, और फ्लक्स की वैल्यू आ गई है Q/एप्सिलॉन नॉट। इस सरफेस से गुजरने वाला, इस स्फेरिकल सरफेस से गुजरने वाला जो फ्लक्स है बेटा उसकी वैल्यू बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से हमारे पास आ गई है बेटा Q/एप्सिलॉन नॉट, बेटा Q/एप्सिलॉन नॉट। इसमें दो चार इंटरेस्टिंग बातें। पहली ये कि जो फ्लक्स है ना इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। बेटा रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा, रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा। इस बात का अर्थ मेरे ख्याल से तो ये हुआ कि अगर मैं ऐसा एक स्फीयर बना लूंगा तो उसमें से भी फ्लक्स उतना ही गुजरेगा, और अगर मैं ऐसे एक स्फीयर बना लूंगा तो उसमें से भी फ्लक्स उतना ही गुजरेगा। बच्चे बोलेंगे सर कैलकुलेशन भी यही कह रही है और लॉजिक भी यही कह रहा है। लॉजिक ऐसे कैसे कह रहे हैं? लॉजिक ऐसे कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रिप्रेजेंट करती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग ए सरफेस, एंड वी नो इट वेरी वेल कि जो लाइन इसमें से पास होगी वही लाइन इसमें से पास होगी, और वही लाइन इसमें से पास होगी, वही लाइन छोटे वाले शेल में से, वही बड़े वाले शेल में से, और वही सबसे बड़े वाले शेल में से। और अगर नंबर ऑफ लाइंस इसमें से इसमें से इसमें से गुजरने वाली सेम है, नंबर ऑफ लाइंस सेम है, तो पक्की बात है कि फ्लक्स भी तो सेम आना चाहिए था। तो ये जो फ्लक्स जो है ये इंडिपेंडेंट ऑफ आर है। ये वाली जो बात है ये हम कैलकुलेशन से भी सीख चुके हैं, और ये हम लॉजिक से भी कह सकते थे। लॉजिक से ऐसे कहते हैं कि बेटा ऑफ कोर्स जो लाइन इसमें इस स्फीयर में से गुजरेगी वही इसमें से गुजरेगी, वही उसमें से गुजरेगी, और सब में से बेटा अगर नंबर ऑफ लाइन सेम गुजर रही है तो फ्लक्स तो सेम ही आएगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। अब मेरा कोई बच्चा इसी बात को थोड़ा सा और आगे खींच ले, वो कह दे कि सर ठीक है आपकी बात मेरे को बढ़िया लगी, अच्छी बात है, लेकिन कोई मेरा बच्चा बोल दे कि सर मैंने ना इस चार्ज को ढककर, इस चार्ज को ढकते हुए ऐसी एक आर्बिट्रेरी सरफेस बनाई है, ऐसी एक गंदी सी सरफेस बनाई है, सर इसमें से कितना फ्लक्स गुजरेगा? तो बेटा मैं तो यहीं पे हाथ जोड़ दूंगा कि देखो मेरे बस की बात तो नहीं है, कैलकुलेशन तो मेरे बस की बात है ही नहीं कि इतनी गंदी सी सरफेस में हर पॉइंट की क्यू चार्ज से कितनी डिस्टेंस है, वो एरिया कितना है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्योंकि सरफेस अगर आर्बिट्ररी है, स्फेरिकल नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, मेरे बस की बात तो नहीं है। मैं इस सरफेस में से गुजरने वाला फ्लक्स कैलकुलेशन से तो नहीं निकाल सकता, लेकिन मेरा जो बच्चा ये सवाल पूछ रहा है वो तो लॉजिक समझ गया, उसे पता है कि सर जो लाइन इसमें से गुजर रही है वही लाइन इसमें से गुजर रही है, तो जो फ्लक्स इसमें से गुजरेगा वही फ्लक्स तो इसमें से गुजरेगा, और इसमें से गुजरने वाला फ्लक्स मैं जानता हूं कितना है, Q/एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब अगर Q चार्ज को ढकते हुए कोई भी आर्बिट्ररी सरफेस है, ढकते हुए, कवर करते हुए, उस पूरे सरफेस में से जो नेट फ्लक्स गुजरेगा वो Q/एप्सिलॉन नॉट होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप, साइज एंड ज्योमेट्री ऑफ दिस सरफेस। ये सरफेस कैसी है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम एक तरीके से और बोल सकते हैं कि जो Q चार्ज है वो अपने अंदर से, जो Q चार्ज है वो अपने अंदर से फ्लक्स निकाल रहा है। कितना फ्लक्स निकाल रहा है? Q/एप्सिलॉन नॉट। कितना फ्लक्स निकाल रहा है? Q/एप्सिलॉन नॉट। और उसको ढकते हुए कोई भी सरफेस अगर है तो उसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा? सारा कितना बेटा? Q/एप्सिलॉन नॉट। एंड दिस कॉन्सेप्ट, हमने भले इसे एज ए सवाल किया हो, बट दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज योर गॉस थ्योरम। बेटा दिस इज योर गॉस थ्योरम। हम बड़े आराम से बढ़िया से इसको लिखेंगे भी, बट बेटा मेरे पास बताने का तरीका यही था कि किसी Q चार्ज से कुल मिलाकर जो नेट फ्लक्स बाहर निकल रहा है वो Q/एप्सिलॉन नॉट है, और उसको ढकते हुए कोई भी शेप साइज, हालांकि देखो मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं कि मैंने प्रूव किसके लिए किया? स्फीयर के लिए। भाई अपनी तो इतनी मैथमेटिक्स है, अपन को तो इतना ही आता है बेटे, अपने स्फीयर से कंपेयर करके बोल दिया कि यार जितना सरफेस इस स्फीयर से फ्लक्स गुजरेगा उतना ही किसी और स्फीयर से भी गुजरेगा, और उतना ही किसी भी आर्बिट्ररी सरफेस जो कि चार्ज Q को एंटायरली एनक्लोज कर रही हो, सबसे बड़ा फ्लक्स तो बराबर ही गुजरेगा। तो चलिए बेटा, इस बात को हमने सारी के सारे बेटा इंट्रोडक्शन देख ली है। अब बेटा हम इस बात को इंट्रोड्यूस तो करते हैं, एंड इट इज नोन एज योर गॉस थ्योरम। हेडिंग लिखिए बेटा।
बेटा नेक्स्ट इज गाउस थ्योरम। गाउस थ्योरम सेज दैट, मैं गाउस थ्योरम को दो स्टाइल से बोल सकता हूं। एक तो ऐसे बोल सकता हूं कि अगर चार्ज Q है तो उसमें से जो नेट फ्लक्स बाहर निकलेगा वो होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और दूसरा ऐसे बोल सकता हूं कि किसी Q चार्ज को एनक्लोज करते हुए अगर आपने कोई सरफेस बना ली है, सरफेस के बारे में कमेंट करने की जरूरत ही नहीं कि वो सरफेस कैसी है, स्फेरिकल है, नॉन स्फेरिकल, आई डोंट केयर, कैसी भी सरफेस हो, बस Q चार्ज को पूरा ढक रखा है तो उस सरफेस में से गुजरने वाला फ्लक्स होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए बेटा लिखते हैं इस बात को। पहला पॉइंट, ए चार्ज Q will emit electric flux of Q by epsilon naught। ओ बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ Q by epsilon naught, फेयर इनफ। इसी बात को एक स्टाइल से और लिख दूं कि अगर मेरे पास ये Q चार्ज है तो इसमें से बाहर निकलने वाला जो फ्लक्स है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है ना। पूरे 3D में बड़ा फ्लक्स निकलने वाला बड़ा Q बाई एप्सिलॉन नॉट है। अगर इस Q चार्ज को एनक्लोज करते हुए कोई भी सरफेस है, तो पहली बात तो बड़ा इस सरफेस का हम एक नाम निकालेंगे बड़ा, दिस काइंड ऑफ सरफेस इज नोन एज गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस बड़ा आपके इस Q चार्ज को एनक्लोज कर लेगी, ढक लेगी। तो ऑफ कोर्स बड़ा अगर इस Q चार्ज से अगर फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट निकला है तो सारा का सारा फ्लक्स बड़ा इस गॉसियन सरफेस से तो बाहर निकलेगा। तो इस गॉसियन सरफेस से निकलने वाला जो नेट फ्लक्स होगा वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। तो बड़ा अगला पॉइंट मेरे पास ये है, इफ ए सरफेस, बड़ा ये इंपॉर्टेंट है, एनक्लोजिंग द चार्ज Q। एनक्लोजिंग मतलब उस Q चार्ज को ढकते हुए, एनक्लोजिंग द चार्ज Q। इफ ए सरफेस एनक्लोजिंग द चार्ज Q, सो बेटा इफ लगाने की जरूरत नहीं, ए सरफेस एनक्लोजिंग ए चार्ज Q will have electric flux crossing its surface of magnitude phi is equals to Q upon epsilon naught। ले बेटा ये एक तरीके से एक स्टेटमेंट और आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, चलिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट से पहले एक छोटी सी बात और सुनना बेटा, एक बात और। मान लीजिए कि ये मेरे पास एक एनक्लोज्ड सरफेस है, गॉसियन सरफेस है, और कोई Q चार्ज है यहां पर, और कोई हमसे पूछ ले कि इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स गुजरा, तो इस Q चार्ज से बेटा तुम जानते हो कि हर तरफ ही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेंगी, हर तरफ ही निकलेंगी, हर तरफ निकलेंगी। इस Q चार्ज से कितना फ्लक्स बेटा जी इस गॉसियन सरफेस से निकला, देखते हैं बेटा। इस गॉसियन सरफेस को जरा गौर से देखो बेटा, जैसे मैं यहां पर देखो, ये बेटा छोटा सा सरफेस, छोटे से सरफेस का एरिया वेक्टर आएगा बेटा ऐसे, एरिया वेक्टर आया ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड आई ऐसे, दोनों के बीच में एंगल बेटा ऑफ कोर्स 90 डिग्री से बड़ा है। तो ये जो फ्लक्स आया है छोटा सा, बड़ा पक्की बात है कि इस फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी, होनी भी चाहिए। हमने बेटा बाहर निकलने वाले फ्लक्स को पॉजिटिव माना है, अंदर आने वाले फ्लक्स को नेगेटिव माना है, क्योंकि हमने बाहर जाने वाले एरिया को बेटा प्लस माना है और अंदर की तरफ एरिया को नेगेटिव माना है। यही कहानी बेटा यहाँ पर है। इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरे बच्चे है ऐसे, और इस सरफेस का एरिया वेक्टर है बेटा कुछ कुछ ऐसे। दोनों के बीच में फिर से जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज है,
और अगर ऑब्ट्यूज है तो यहाँ पर जो फ्लक्स आएगा कि पक्की बात है बेटा कितना आएगा, नेगेटिव। इस पॉइंट को अगर मैं गौर से देखूं तो बेटा ये रहा सरफेस, सरफेस का एरिया वेक्टर भी इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, बेटा एंगल एक्यूट है, तो इसका मतलब पक्की बात है कि यहाँ पर जो फ्लक्स आएगा बेटा क्या आएगा, वो पॉजिटिव। इसी तरह से इस पॉइंट पर अगर देखूं तो बेटा मेरे पास ये सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर आएगा ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे, दोनों के बीच में एंगल बेटा अगेन एक्यूट है, थोड़ा फ्लक्स आएगा पॉजिटिव। आपने नोटिस किया बेटा जो जो फ्लक्स एंटर कर रहा है वो नेगेटिव है और जो जो फ्लक्स एग्जिट कर रहा है बेटा वो पॉजिटिव है। ये एक तरह से हमारा कन्वेंशन ही हो गया। जिस तरह से हमारा ये कन्वेंशन था कि बेटा हम एरिया वेक्टर बाहर लेंगे, उसी तरह से अगला कन्वेंशन ये आ गया, उसी का एक तरह से दूसरा रूप आ गया कि फ्लक्स अगर एंटर कर रहा है तो नेगेटिव, एग्जिट कर रहा है तो पॉजिटिव। मेरा सवाल ये था कि इस क्यू चार्ज के कारण इस पूरी सरफेस में से कितना फ्लक्स गुजरेगा। तो मैंने देखा कि किसी किसी पॉइंट पर फ्लक्स बड़ा नेगेटिव आ रहा है, किसी किसी पॉइंट पर फ्लक्स पॉजिटिव आ रहा है। तो मैं तो कह दूंगा कि यार मैं तो कंक्लूड ही नहीं कर सकता भाई, इन सब का सम तो बड़ा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर मान लो ये प्लस होता, यही प्लस होता, यही प्लस होता, यही प्लस होता, मैं बोलता कि नेट फ्लक्स पॉजिटिव है। सारे नेगेटिव होते तो मैं बोलता कि बेटा नेट फ्लक्स नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ जगह फ्लक्स नेगेटिव है और कुछ कुछ जगह फ्लक्स पॉजिटिव है। अब मुझे क्या पता बेटा नेट फ्लक्स इनका समेशन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, और आपने बेटा मुझे कुछ और कुछ दिया भी नहीं कि बेटा सरफेस कैसी कैसी है, क्या है, कुछ दे तो रखा नहीं अपने, तो सर कैसे निकालें। तो हमने हाथ खड़े कर दिए कि यार जो हमारी फ्लक्स की जो फॉर्मूला है उससे तो नहीं आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस से तो नहीं आएगा। लेकिन आपको होगा सर जब भी हमें फॉर्मूला धोखा देता है तब हम हमेशा डेफिनेशन पे आते हैं और डेफिनेशन देखते हैं कि आखिर फ्लक्स का अर्थ क्या है। फ्लक्स का अर्थ है कि नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग द सरफेस। तो हमें पता है कि जितनी लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी लाइन से तो एग्जिट कर रही हैं, जितनी लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी लाइंस एग्जिट कर रही हैं। इस बात का अर्थ यह है कि जितना फ्लक्स नेगेटिव है उतना ही फ्लक्स पॉजिटिव है, तो सम क्या आएगा, जीरो आएगा। मैंने बेटा जी कैलकुलेशंस नहीं बताया, कैलकुलेशन तो इनकंक्लूसिव हो गई, कहीं नेगेटिव कहीं पॉजिटिव। आई डोंट नो देयर सम विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बिल्कुल हाथ खड़े कर देंगे, हमारे बस का ना है। मैं तो लॉजिक से बता रहा हूं कि ये जो लाइंस एंटर कर रही हैं इनके कारण फ्लक्स नेगेटिव है, ये लाइंस एग्जिट कर रही हैं इनके कारण फ्लक्स पॉजिटिव है। लेकिन हम जानते हैं कि अगर क्यू चार्ज इस गॉसियन सरफेस से बाहर है तो जितनी लाइंस एंटर करेंगी उतनी लाइंस एग्जिट करेंगी, और जितनी लाइंस एंटर करेंगी उतनी लाइंस एग्जिट करेंगी। तो पक्की बात है कि जितना फ्लक्स अंदर आएगा उतना ही फ्लक्स बाहर जाएगा, जितना फ्लक्स नेगेटिव उतना ही फ्लक्स पॉजिटिव, जितना फ्लक्स नेगेटिव उतना ही फ्लक्स पॉजिटिव। तो नेट फ्लक्स मेरे बच्चे कितना आएगा, जीरो। तो अगर कोई क्यू चार्ज बाहर पड़ा है तो गॉसियन सरफेस में से गुजरने वाला जो नेट फ्लक्स आएगा बेटा वो जीरो आएगा। तो मेरा जो अगला पॉइंट है जो मेरे इस पूरे के पूरे गॉस लॉ को कंप्लीट करेगा वो स्टेटमेंट ये है कि कोई गॉसियन सरफेस के बाहर अगर कोई चार्ज पड़ा है तो उस चार्ज के कारण उस गॉसियन सरफेस से कोई नेट फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो बेटा एक पॉइंट और लिखिए बेटा, if a charge is placed outside the Gaussian surface, flux by it through the surface will be zero। ठीक है ना, उस चार्ज के कारण बड़ा उस गॉसियन सरफेस से किसी प्रकार कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। फ्लक्स नहीं गुजरेगा इस बात का ये अर्थ मत निकालना कि बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है और अलग अलग पॉइंट्स पर फ्लक्स भी है, लेकिन जितना फ्लक्स नेगेटिव है उतना ही फ्लक्स पॉजिटिव, और नेट फ्लक्स आपका जीरो आ रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बेटा फ्लक्स जीरो होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो ना जरूरी है, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो फ्लक्स पक्की बात है जीरो होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बावजूद फ्लक्स जीरो इसलिए कि कहीं ना कहीं बेटा आपका फ्लक्स नेगेटिव है, कहीं ना कहीं आपका फ्लक्स पॉजिटिव है। और कुल मिलाकर हमारे पास ये इतनी सारी कहानी हमने बना ली है। अब जो नेट फाइनल स्टेटमेंट है बेटा गॉसियन सरफेस का वो लिखते हैं, वो देखते हैं। एंड द स्टेटमेंट इज लाइक दिस, सुनना बेटा, एंड द फाइनल स्टेटमेंट इज लाइक दिस। मैं बेटा
उसमें सारी बातें बता रहा हूं, जितनी मैंने अभी तक बताई ना, उन सबको कंपाइल कर रहे हैं अपन। कंपाइल मतलब बेटा अपन जोड़ रहे हैं एक तरह से, बेटा एक तरह से अपन जोड़ रहे हैं। सुनना बेटा, मान लीजिए बेटा यहां कहीं चार्ज है Q1, ये बड़ा चार्ज है Q2, बड़ा ये चार्ज है Q3, यहाँ कहीं है Q4, बड़ा यहाँ कहीं है Q5, बड़ा यहाँ कहीं है Q6। और ऐसे बड़ा मैंने एक गॉसियन सरफेस ले रखी है क्लोज्ड करते हुए। क्लोज्ड होना जरूरी बेटा। दिस इज अवर गॉसियन सरफेस। नाउ व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि इस गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स गुजरेगा वो सिर्फ Q1, Q2 और Q3 की वजह से गुजरेगा। Q1 के कारण बाहर फ्लक्स निकल रहा है Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q2 के कारण बड़ा बाहर फ्लक्स निकल रहा है Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q3 के कारण बाहर फ्लक्स निकल रहा है Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये सारा फ्लक्स पक्की बात है कि इस गॉसियन सरफेस से गुजरेगा। तो इस गॉसियन सरफेस से जो नेट फ्लक्स बाहर की तरफ निकलेगा बेटा दैट विल बी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर ये Q4, Q5, Q6 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी क्या? होगी ना बेटा, क्यों नहीं होगी? लेकिन इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके कारण कहीं ना कहीं बेटा आपका फ्लक्स नेगेटिव आएगा, कहीं ना कहीं बेटा आपका फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। और इनके कारण जो चार्ज पार्टिकल गॉसियन सरफेस से बाहर है उनके कारण सरफेस के पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन तो होगा लेकिन फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। सो आई जस्ट मीन टू से लाइक दिस कि surface integral of electric field on a closed surface is always equal to, बड़ा इस बात का अर्थ समझ गया ना, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फ्लक्स is always equals to charge enclosed by the surface per unit permittivity of free space. And this is known as बड़ा क्या? गॉस लॉ। ये तो बड़ा बात हुई अंग्रेजी की। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? बड़ा हिंदी में इसका कहने का अर्थ है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज E डॉट ds on a closed surface. Closed surface is this. This is of course your flux is always equal to what? Charge enclosed by the surface. Surface के अंदर कितना चार्ज है तो मैं उससे लिख रहा हूं Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमारे इस डायग्राम में Q in कौन है? Q in है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये Q1, Q2, Q3 विथ साइन होने चाहिए क्योंकि अगर चार्ज पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कोर्स बाहर निकलेंगी तो बड़ा फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। अगर बड़ा चार्ज नेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आएगी, अंदर आने वाला बड़ा फ्लक्स हम नेगेटिव ऐसे ही मानते हैं। तो बड़ा Q1, Q2, Q3 मस्ट बी विथ साइन। बड़ा इस साइन के साथ बड़ा हमने पूरा का पूरा लिखा एंड दिस इज नोन एज योर गॉस लॉ। अच्छा बड़ा एक बात और, इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस के अलग अलग पॉइंट्स पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है ये सिर्फ और सिर्फ Q1, Q2, Q3 की वजह से है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी वजह से है। ये Q4, Q5, Q6 की वजह से भी है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नेट है तो फ्लक्स है उसमें कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ अंदर वालों का ही क्यों आया? बेटा ये तो मैं तेरे सबको समझा रहा हूं, बाहर वाले चार्ज पार्टिकल से कारण सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन तो आया है लेकिन फ्लक्स में नहीं आया क्योंकि उनके कारण कोई अगर लाइन एंटर करती है तो बड़ा एंटर करने वाले पॉइंट पर आपका फ्लक्स नेगेटिव आ रहा है और एग्जिट करने वाले पॉइंट पर फ्लक्स पॉजिटिव आ रहा है। तो हर अलग अलग
पॉइंट्स पर ई डॉट डी एस आ रहा है, लेकिन उस सारे ई डॉट डी एस को तो सम करते हो, इंटीग्रेट करते हो, तो वो आपका 0 आ जाता है। इसलिए कंट्रीब्यूशन सिर्फ किन का बचता है, सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले चार्ज पार्टिकल्स का एक कंट्रीब्यूशन बचता है, बाहर वाले का कंट्रीब्यूशन बेटा मैं क्या करूं, बच ही नहीं रहा यार, है ना बेटा। दिस इज योर गाउस लॉ। बढ़िया बेटा, अच्छा पॉइंट है, यही हमारा गाउस लॉ है बेटा। मैंने जो पहले 2-3 पॉइंट लिखा है वो तो सिर्फ और सिर्फ इस पूरी की पूरी कहानी तक पहुंचने के जरिए थे बेटा, जिसमें मैंने बहुत सारी बातें आपको एक्सप्लेन कर दी बेटा, वो तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए जरिया था। फेयर इनफ। एक बात और बेटा, चलो बेटा बात बताऊंगा, है ना, एक बात बताऊँ, है ना। ये बेटा हमारे पास फ्लक्स है बेटा, हमारे पास ये फ्लक्स। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट बेटा हमारे ये बहुत काम आने वाला है ना। इस पर हम बेटा छोटे मोटे कुछ सवाल करते हैं, छोटे मोटे चिन्ने मिन्ने से बेटा सवाल करते हैं, अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। सुनिए बेटा, जैसे बेटा हमारे पास एक क्यूब है, बेटा हमारे पास ये क्यूब है, ठीक है बेटा, ये बेटा आपका क्यूब। 6 फेसेस है बेटा इसके, एक फेस ऊपर, एक फेस नीचे बेटा, एक आपकी तरफ, एक मेरी तरफ, ये बेटा एक लेफ्ट, एक राइट, 6 फेस। इस क्यूब के सेंटर पर बेटा मैंने एक क्यू चार्ज रख दिया है, प्लस क्यू चार्ज रखा है बेटा इस क्यूब के सेंटर पर, ठीक है बेटा। इस प्लस क्यू चार्ज के कारण ऑफ कोर्स बेटा हर तरफ से बेटा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेंगी, हर तरफ से निकलेंगे, 6 फेसेस से निकलेंगी। 6 फेस है, हर फेस से फ्लक्स निकलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा व्हाट इज द फ्लक्स, नेट फ्लक्स passing through all 6 faces collectively, बेटा 6 फेस से मिलाकर नेट कितना फ्लक्स निकलेगा। तो आप बोलोगे सर इसको गाउस थ्योरम लगा दो, इस क्यू चार्ज को क्या हमने ढक रखा है? आप बोलो हाँ सर ऑफ कोर्स ढक रखा है अपन ने। तो इधर भाई ढकने के लिए स्फीयर बनाना जरूरी थोड़ी है, कुछ बना दो, इधर सरफेस, इधर सरफेस, इधर सरफेस, इधर सरफेस, इधर सरफेस, इधर सरफेस, ढक दिया क्यू चार्ज को हर तरफ से। और सरफेस को अगर हर तरफ से अगर मैं ढक दिया तो बेटा क्या गॉस थ्योरम लग जाएगी? आप बोले हाँ सर बिल्कुल लग जाएगी। और क्यू चार्ज अगर अंदर है तो हम जानते हैं कि फ्लक्स उस क्यू चार्ज से कितना निकल रहा होगा? आप बोलो सर क्यू चार्ज से फ्लक्स निकल रहा होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और वो सारा फ्लक्स किससे गुजरेगा? इन 6 फेसेस से गुजरेगा। तो 6 फेसेस से मिलाकर जो नेट फ्लक्स निकला बेटा दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मेरा अगला सवाल ये है कि बेटा व्हाट इज फ्लक्स पासिंग थ्रू वन ऑफ द फेसेस। बेटा किसी एक फेस से गुजरने वाला बड़ा फ्लक्स कितना होगा? 6 फेस तो पता है, तो आप कहोगे सर ऐसा है कि ये वाला जो पॉइंट है ना ये एक्चुअली क्यूब के सेंटर पे है, तो इस पॉइंट के लिए जैसे ये वाले सरफेस है वैसे ये वाले सरफेस है, वैसे ये वाले सरफेस है, वैसे ये वाले सरफेस है। हर सरफेस की डायमेंशंस भी सेम है, हर सरफेस की इस पॉइंट चार्ज से दूरी भी सेम है, तो ऑफ कोर्स हर फेस से फ्लक्स तो बराबर गुजरेगा। तो आप कह सकते हो कि हमारा जो नेट फ्लक्स था जिसे हमने क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट लिखा उससे हम लिख सकते हैं 6 टाइम्स फ्लक्स पासिंग थ्रू जस्ट वन सरफेस, और एक सरफेस से जो फ्लक्स गुजरा बेटा उसकी वैल्यू आ गई है क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। बेटा मेरे पास आ गया क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। बेटा मेरे पास एक सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स ही है। अब एक बात बताओ, अगर बेटा ये वाला क्यू चार्ज सेंटर पे नहीं होता और किसी पॉइंट पे होता
अंदर ही होता लेकिन किसी और पॉइंट पे होता, तो कितना फ्लक्स गुजर रहा होता छहों के छहों फेसेस से मिलाकर। तो आप बोलते कि अगर ये सेंटर पे ना होता और किसी पॉइंट पे होता, तब भी इस पॉइंट क्यू चार्ज से जो नेट फ्लक्स निकल रहा है वो तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होता। हाँ, अगर ये सेंटर पे नहीं है और किसी और पॉइंट पे है, तो जो सर्फेसेस नजदीक हैं उनसे फ्लक्स ज्यादा निकल रहा होता है, जो दूर है उनसे कम निकल रहा होता शायद। लेकिन इतना तय है कि जो नेट फ्लक्स निकल रहा होता छहों के छहों सर्फेस से मिलाकर, वो तो अभी भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता। हाँ, हर इंडिविजुअल फेस से कितना निकल रहा है वो हम अब ऐसा निकाल नहीं सकते, क्योंकि बेटा हम ये सिमेट्री से ऐसा बोल नहीं सकते कि बेटा हर एक में से गुजरने वाला फ्लक्स बराबर है। तो बेटा ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसे केस में बेटा हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि अगर क्यूब के अंदर अगर कोई चार्ज पड़ा है, तो उस चार्ज के कारण बेटा फ्लक्स तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकलेगा, तो उस क्यूब से जो फ्लक्स निकलेगा बेटा वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट गुजरेगा। अब सबसे बराबर बेटा तभी होगा जब बेटा वो क्यू चार्ज सेंटर पे होगा। अगर बेटा सेंटर पे नहीं तो बराबर नहीं कह सकते। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट आपके पास बेटा